जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? आज का लेक्चर आगाज करते हैं। लेक्चर बेसिक्स। आज के लेक्चर में हम जो मोड्स ऑफ फाइनेंसिंग सीखने जा रहे हैं, वो इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंसिंग। इससे पहले हमने दो बड़े मोड्स ऑफ फाइनेंसिंग सीखे, वो कौन कौन से हैं? इक्विटी और डेट। शाबाश। ये दोनों मोड्स ऑफ फाइनेंसिंग हमारे नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस होंगे, नेक्स्ट चैप्टर में यूज होंगे, इक्विटी भी और डेट भी। लेकिन इसके अलावा भी कुछ मोड्स ऑफ फाइनेंसिंग है, ये हमारे नेक्स्ट चैप्टर के लिए तो रेलिवेंट नहीं है, लेकिन इस चैप्टर में कंसेप्ट शामिल हैं। थ्योरेटिकल क्वेश्चन में भी वो टेस्ट कर सकता है, या छोटी सी कोई केस स्टडी बना सकता है। अच्छा, ये क्वेश्चन चूंकि थोड़ा थ्योरेटिकल है, तो इसीलिए इसमें आपको होम असाइनमेंट अभी नहीं दी जा रही, ठीक है? थ्योरेटिकल चैप्टर है ना, इसमें न्यूमेरिकल कंसेप्ट्स नहीं है, और इसमें से कोई इतना ज़्यादा केस स्टडी की टेस्टिंग भी वाई कैप नहीं करता, ठीक है? तो इसलिए इसमें होम असाइनमेंट नहीं है, लेकिन आपने इसको साथ साथ याद करते जा रहे हैं ना आप। अच्छा, ये अक्सर स्टूडेंट्स से सवाल पूछते हैं कि सर हमने कौन से वाला जो पार्ट है हमारे चैप्टर का वो मेमोराइज करना है, किसको अंडरस्टैंड करना है। तो इसके लिए ना मैं कोशिश करूंगा एक पेज आपको बना दूं चैप्टर का, कि जिसमें हर लर्निंग ऑब्जेक्टिव के साथ मैं लिख दूं कि इसमें क्या चीज़ आपने किस तरीके से कवर करनी है, ठीक है? ये मुझे याद करवाइएगा, अगर मैं भूल जाऊं तो मुझे ये चीज़ काम की होगी कि नहीं? आपके काम की होगी, पक्की बात है, क्योंकि बिला वजह चीज़ में मेरा टाइम ना लगा दीजिएगा। कितने स्टूडेंट का ख्याल है कि यूजफुल इन्फॉर्मेशन होगी कि डॉक्यूमेंट बना दी जाए कि कौन सा लर्निंग ऑब्जेक्टिव ऐसे तैयार करना है? ठीक है, ठीक है। फिर आपने मुझे याद करवाने, मैं अक्सर भूल जाता हूँ। चलिए क्लिक कीजिए, ग्रुप के अंदर लिंक किया गया है, क्लिक कीजिए और फिर तैयार हो जाइए। तैयार है जी? स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन, चलिए पहले तो अब आप जो है CRN लिख लीजिए अपना। क्वेश्चन आपके सामने डिस्प्ले करते हैं अभी थोड़ी देर में, पहले CRN लिख लीजिए। पहला क्वेश्चन ये रहा, पाँच साल पहले प्राइसेस कम थी, शेयर बढ़ गई हैं, होल्डर्स कन्वर्जन करना चाह रहे हैं, इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से प्राइमरी एडवांटेज क्या है? यानी कन्वर्टेबल इन्वेस्टर कैन फोर्स इमीडिएट वोटिंग राइट्स। नहीं, इमीडिएट तो नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो कन्वर्जन करने के बाद ही वोटिंग राइट्स कर सकते हैं ना। कन्वर्टेबल बॉन्ड पे क्या इमीडिएट राइट ऑफ वोटिंग मिल जाता है? नहीं, वो तो जब कन्वर्जन होगी फिर उसके बाद वोटिंग राइट मिलेगा। इन्वेस्टर कैन असेस मार्केट कंडीशन एंड चूज कन्वर्जन ओनली इफ इट बेनिफिट्स देम। हाँ, जब वो कन्वर्जन का टाइम आएगा, मैच्योरिटी टाइम आएगा, तब इन्वेस्टर डिसाइड कर सकते हैं कि हाँ जी हमें अब इसको कन्वर्ट करवाना चाहिए कि रिडीम करवा के कैश ले लेना चाहिए। कैसे, किस पे डिपेंड करेगा? उस वक्त की मार्केट की शेयर प्राइस के ऊपर, ठीक है? शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 ये रहा। फंड्स के लिए कन्वर्टेबल बॉन्ड इशू किए, रीजन क्या है? अवॉइडेंस ऑफ टैक्स डिडक्टेबल इंटरेस्ट व्हाइल प्रोटेक्टिंग EPS फ्रॉम डिल्यूशन। नहीं, इमीडिएट डिल्यूशन ऑफ इक्विटी विद रिडक्शन इन लॉन्ग टर्म। नहीं, फ्रीडम। अच्छा, ये अवॉइडेंस ऑफ टैक्स डिडक्टेबल, ये टैक्स डिडक्टेबल इंटरेस्ट को अवॉइड करना क्या ऑब्जेक्टिव हो सकता है किसी कंपनी का? कंपनी तो ये चाहेगी, शायद इसकी इंटरप्रिटेशन में प्रॉब्लम हुई है, कंपनी तो ये चाहेगी कि टैक्स डिडक्टेबल इंटरेस्ट हो, कि कंपनी टैक्स डिडक्टेबल इंटरेस्ट को, इंटरेस्ट टैक्स डिडक्टेबल होता है ना भाई, इंटरेस्ट क्या टैक्स डिडक्टेबल होता है या नहीं? कंपनी क्या चाहेगी कि इंटरेस्ट टैक्स डिडक्टेबल वाली ऑप्शन उसके पास हो, या टैक्स डिडक्टेबल वाली ना हो चीज हो, तो उसको अवॉइड थोड़ी करेगी। अवॉइडेंस ऑफ टैक्स डिडक्टेबल, ये अवॉइडेंस के लफ्ज की वजह से आपने इसको मिस इंटरप्रेट किया है।
ठीक है, बट हायर इशूड कन्वर्टेबल बॉन्ड लाइकली मेन स्ट्रेटेजिक रीजन क्या है? इमीडिएट डायल्यूशन ऑफ इक्विटी। नहीं, इक्विटी इमीडिएट डायलूट नहीं होते। क्यों नहीं होती? क्योंकि अभी इक्विटी है ही नहीं। कन्वर्जन होगी फ्रीडम फ्रॉम एनी रिडक्शन इन कंट्रोल बाय एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। ठीक है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के रिडक्शन ऑफ कंट्रोल नहीं होगी। एबिलिटी टू डेफर इक्विटी डायल्यूशन अंटिल बॉन्ड होल्डर्स एक्सरसाइज कन्वर्जन, ये ऑप्शन है करेक्ट। ठीक है, चूंकि एंड में थी इसलिए उस तक पहुंचते पहुंचते आपको प्रीवियस ऑप्शन में कुछ चीजें ठीक लग रही थी, ये किसी हद तक ठीक है। दूसरे वाला पार्ट ईपीएस डायल्यूशन वाली बात जो है इसमें भी किसी, लेकिन ये कंप्लीट करेक्ट है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, ये रहा जी क्वेश्चन। कन्वर्टेबल बॉन्ड है, मार्केट प्राइस के फैक्टर्स पढ़े थे हमने। कौन से फैक्टर्स? ये भी मिक्स रिस्पॉन्स आ गया। क्या हमने कल फैक्टर स्टडी किए थे जो कन्वर्टेबल बॉन्ड के मार्केट प्राइस को अफेक्ट करते हैं? पढ़े थे। चलिए आपने बताते जाना कि ये फैक्टर था कि नहीं। प्रीवेलिंग इंटरेस्ट रेट, उसने पूछा क्या है, विच फैक्टर इज लीस्ट लाइकली, जो कि यानी फैक्टर इफेक्ट नहीं करेगा वो। प्रीवेलिंग इंटरेस्ट रेट एज कंपेयर टू मार्केट रेट, क्या ये रेलिवेंट था कन्वर्टेबल बॉन्ड की प्राइस में? बिल्कुल रेलिवेंट। लेकिन उसने कौन से वाला फैक्टर पूछा है? जो लीस्ट यानी नॉट रेलिवेंट है। लीस्ट रेलिवेंट, नॉट रेलिवेंट। ये रेलिवेंट है, इसको छोड़ देंगे। अब भाई ऐसा ही है, ये आपने शायद ये वाले स्टूडेंट पता है कौन से हैं जिन्होंने ये समझा, शायद वो पूछ रहा था कि रेलिवेंट कौन सा है, हालांकि उसने क्या पूछा था? लीस्ट रेलिवेंट का मतलब है नॉट रेलिवेंट। फिर कंपनीज एक्सपेक्टेड फ्यूचर शेयर परफॉर्मेंस, क्या ये भी रेलिवेंट होता है? बिल्कुल जाहिर है, अगर कंपनी की फ्यूचर परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो उसका जो आज का कन्वर्टेबल बॉन्ड है उसकी वैल्यू ज्यादा होगी। ठीक है, क्योंकि बदले में हमें वो शेयर मिलना है। ये भी रेलिवेंट है। कंपनीज डिविडेंड पे आउट पॉलिसी पोस्ट कन्वर्जन, कन्वर्जन के बाद कंपनी की डिविडेंड पे आउट पॉलिसी, क्या ये रेलिवेंट है? नहीं, बल्कि हमने तो यही तो वो डिसएडवांटेज में पढ़ा था ना कि डिविडेंड आफ्टर कन्वर्जन आर इग्नोर्ड, तो इसीलिए ये लीस्ट रेलिवेंट है और इसी को सेलेक्ट करना था। फोर्थ, टाइम रिमेनिंग अंटिल मैच्योरिटी ऑफ द कन्वर्जन बॉन्ड, क्या ये रेलिवेंट होता है? बिल्कुल, क्योंकि जितना ज्यादा टाइम होता है ना, रिस्क फैक्टर उतना ही ज्यादा आता है, अनसर्टेनिटी ज्यादा होती है। क्या इन्वेस्टर अनसर्टेनिटी को लाइक करता है कि डिसलाइक? डिसलाइक करता है। तो इसमें सी ऑप्शन जो है वो हमारी करेक्ट ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि ये नॉट रेलिवेंट फैक्टर है, इसीलिए करेक्ट है। समझ रहे हैं? कितने स्टूडेंट्स को इसमें लगा था कि रेलिवेंट फैक्टर ढूंढना है? रेलिवेंट है, मेजॉरिटी वाले यही है, लीस्ट के लफ्ज को इग्नोर कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है जी आपके सामने। ये तो आसान है, ये तो आसानी से आपने कर लिया होगा, ऐसा ही है। ये बैंक से लोन लिया ना, तो कौन सा वाले कैरेक्टरिस्टिक्स मोस्ट एक्यूरेट है? शाबाश। लोन अरेंजमेंट क्विक होती है लेकिन मॉनिटरिंग होती है। ठीक है, बैंक हर महीने कहता है हमें रिपोर्ट जमा करवाओ, हर महीने रिपोर्ट जमा करानी पड़ती है। और बाज़ औक़ात तो बैंक की तरफ से कुछ एम्प्लॉयज अपॉइंट किए जाते हैं कि स्टॉक लेवल मॉनिटर करते हैं डेली बेसिस के ऊपर। वो बैंक का अलग गार्ड बैठा होता है इन्वेंट्री में हर रोज। नेक्स्ट क्वेश्चन,
बिजी है। कह रहे अगर हमारा सबसे अहम कंसर्न है कॉन्फिडेंशियलिटी और स्पीड, तो बैंक लोन और लोन स्टॉक यानी बॉन्ड्स वगैरह इशू करने में कौन सी वाली बेहतर ऑप्शन होगी? बैंक लोन। क्यों? बैंक लोन में कॉन्फिडेंशियलिटी होती है, स्पीडी मिल जाता है, जल्दी मिल जाता है, वो ये दिनों में मिल जाता है, वो महीनों में। नेक्स्ट, मोस्ट रेलिवेंट कॉस्ट एडवांटेज ऑफ चूजिंग ए बैंक लोन। लोअर इश्यूएंस कॉस्ट होती है एंड अवॉइडेंस ऑफ पब्लिक डिस्क्लोजर। हाँ, ये लोअर इश्यूएंस कॉस्ट बैंक लोन। ऊपर उसने स्टॉक ऑप्शन में बताया हुआ है कि ज्यादा डिस्क्लोजर है, अंडर राइटिंग फीस भी होती है। बैंक लोन में ये प्रॉब्लम नहीं है। बैंक परमिट्स टू विड्रॉ मोर देन डिस्काउंट। ये क्या होता है? ये तो काउंटिंग में ही आपने सीख लिया था, इसका तो फाइनेंस से नहीं ताल्लुक इतना। ओवरड्राफ्ट कहलाता है, ऐसा ही है। ओवरड्राफ्ट पे किस अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट पे करते हैं? जो एक्चुअली विड्रॉ की गई, बिल्कुल ओवरड्रान अमाउंट, जो एक्चुअल ओवरड्रान अमाउंट है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन ये रहा। Institutional investor purchases short-term security issued by commercial bank representing fixed deposit. Which instrument has the investor? नाम क्या है? इसमें अहम चीज क्या है? अहम चीज एक है शॉर्ट टर्म और दूसरा क्या है? कमर्शियल बैंक। तो ये क्या हुआ? सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। और अगर कमर्शियल कंपनी होती, बैंक ना होता, कमर्शियल पेपर। शाबाश। और अगर कंपनी ने शॉर्ट टर्म नहीं लॉन्ग टर्म इशू किया होता है सिक्योरिटी, तो फिर वो बॉन्ड होता है। बिल्कुल। बॉन्ड और डिबेंचर में क्या फर्क है बताया उसने? बॉन्ड सिक्योर्ड है, डिबेंचर अनसिक्योर्ड है। और लोन स्टॉक क्या होता है? ये भी बॉन्ड्स की तरह, तो फर्क क्या होता है? लोन स्टॉक वो शॉर्ट मीडियम टर्म, ठीक है, वो 5 साल के लगभग के लिए होते हैं। नेक्स्ट हमारा लास्ट क्वेश्चन ये रहा। लॉजिस्टिक कंपनी रिक्वायर्स ट्रक्स फॉर लॉन्ग टर्म यूज। ये भी काउंटिंग में आप सीख चुके हैं, ये काउंटिंग के नॉलेज की बेस पे इसको कर सकते हैं। मेजर पार्ट ऑफ लाइफ के लिए है, और जो कॉस्ट है सारी की सारी रिस्क एंड रिवार्ड किसके हैं? लेस। तो ये कौन सा टाइप ऑफ लीज हुई? फाइनेंस लीज। चलिए टॉपर्स की तरफ चलते हैं हम। शाबाश। ये सीआरएन आज आपने फिर नहीं लिखा। आज तो आपको इतना टाइम दिया था, फिर नहीं आपने सीआरएन लिखा। ऑप्शन क्यों नहीं आई? ये ऑप्शन आई थी, इसीलिए मैंने जो है वो चंद सेकंड दिए थे। स्क्रीन आपको याद है कुछ देर के लिए मैं ब्लैंक की थी, वो बेसिकली आपको टाइम दिया था। फर्स्ट पोजीशन किसकी है? शाबाश, बताएं। चले दीजिए प्राइस भाई को। सेकंड पोजीशन,
सेकंड पोजीशन किन की है? शाबाश, हाथ उठाइए। थर्ड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन, फिफ्थ पोजीशन, सिक्स पोजीशन, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, 10th। चलिए अब चलते हैं आज के कंसेप्ट की तरफ। आज के कंसेप्ट की तरफ चलने से पहले प्रीवियस लेक्चर में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है तो पूछ लीजिए। हमने क्या सीखा? हमने इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में सीख लिया है, हमने डेट इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में सीख लिया है। इक्विटी में हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स थे ऑर्डिनरी शेयर, प्रेफरेंस शेयर। डेट में हमारे पास इंस्ट्रूमेंट थे, एक तो बैंक लोन हो गया, फिर उसके बाद बॉन्ड्स या डिवेंचर्स। उसमें हमने जो अहम कंसेप्ट पढ़े वो कन्वर्टिबल बॉन्ड के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, कन्वर्टिबल बॉन्ड खास तौर पे आपके लिए अहम है। इसके अलावा हमने जो अदर फाइनेंसिंग के मोड्स पढ़े थे, कन्वर्टिबल बॉन्ड हो गया, लोन हो गया, बॉन्ड, रेगुलर बॉन्ड हुआ, फिर इसके बाद रिडीमेबल और इरिडीमेबल का कंसेप्ट पढ़ा था। रिडीमेबल और इरिडीमेबल का क्लियर है ना आपको? हाँ जी, शाबाश। इसके अलावा था हमारा लीज, और कौन सा कंसेप्ट पढ़ा था डेट में? इसके अलावा कोई कंसेप्ट था? शॉर्ट टर्म डेट था, ओवरड्राफ्ट, ट्रेड क्रेडिट। ट्रेड क्रेडिट के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पढ़े थे हमने? हाँ जी। अच्छा, इन्फ्लेशन वाली बात भी उसमें लिखी हुई थी। इन्फ्लेशन वाली बात क्या थी कि अगर इन्फ्लेशन बढ़ रही है तो मुझे बताइए उधार लेने वाला फायदे में है कि उधार देने वाला? उधार लेने वाला फायदे में है, क्योंकि अगर इन्फ्लेशन पाकिस्तान में फर्ज कीजिए साल में, अल्लाह ना करे ऐसा, लेकिन फर्ज करें 100% है और आपने आज मुझे 1 लाख रुपया उधार दिया है जो मैंने 1 साल बाद 1 लाख वापस कर दिया है, तो असल में मैंने 1 साल के बाद 1 लाख नहीं 50,000 वापस किया, क्योंकि इन्फ्लेशन डबल होने की वजह से जो परचेजिंग पावर है वो आधी हो चुकी है। तो जब इन्फ्लेशन बढ़ रही होती है तो बारोअर फायदे में रहता है लोन लेने में, और जो लेंडर है नुकसान में रहता है, क्योंकि इन्फ्लेशन में आज के पैसे की वैल्यू, आज का 1 रुपया ज्यादा वैल्यूएबल है, आने वाले कल का 1 रुपया कम वैल्यूएबल है। इन्फ्लेशन की वजह से पैसों की वैल्यू डिक्रीज होती है। चलिए, इनमें से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो पूछ लें। शाबाश, जल्दी से सब कुछ पूछिए। क्वेश्चन इनका ये है कि सर क्या, थोड़ा सा रिफ्रेश कर रहा हूं, क्या डीप डिस्काउंट और जीरो कूपन बॉन्ड सेम ही है? डीप डिस्काउंट बॉन्ड और जीरो कूपन बॉन्ड सेम है? इसका जवाब है हरगिज नहीं। दोनों में सिमिलैरिटी क्या है? सिमिलैरिटी ये है कि दोनों तरह के बॉन्ड अपनी फेस वैल्यू से कहीं ज्यादा कम वैल्यू पे इशू किए जाते हैं। जीरो कूपन बॉन्ड भी और डीप डिस्काउंट बॉन्ड भी अपनी फेस वैल्यू से कहीं ज्यादा कम कीमत पे, ये दोनों में सिमिलरिटी है। लेकिन फर्क क्या है? जो डीप डिस्काउंट बॉन्ड है ना, डिस्काउंट पे तो इशू किया गया है, लेकिन एन मुमकिन है उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट रेट भी दिया जा रहा हो, उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट, डीप डिस्काउंट है ना, लेकिन जीरो कूपन बॉन्ड जैसा नाम से जाहिर है वो डिस्काउंट पे तो होगा ही होगा, डीप डिस्काउंट पे, लेकिन उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट पे नहीं किया जाएगा। इसका मतलब है जीरो कूपन बॉन्ड में जब रिडेम्पशन पीरियड खत्म हो जाएगा, रिडीम होने लगेगा, मैच्योरिटी पीरियड आ जाएगा, तो फिर उस वक्त क्या अमाउंट मिलेगी? सिर्फ वो जो बॉन्ड की वैल्यू है वो रिटर्न होगी। जिसके पास जीरो कूपन बॉन्ड है उसे हर साल इंटरेस्ट नहीं मिलना। ठीक है, ये दोनों में फर्क है। और जिसके पास रेगुलर डीप डिस्काउंट बॉन्ड है उस पर इंटरेस्ट भी होता है नॉर्मली, तो उसको इंटरेस्ट भी मिलेगा हर साल, और मैच्योरिटी पीरियड खत्म होने पे, जो मैच्योरिटी पीरियड आने पे उसको कन्वर्जन वैल्यू भी उसकी मिलेगी, सॉरी रिडेम्पशन वैल्यू भी मिलेगी इसको। क्लियर हुई है बात? डीप डिस्काउंट जीरो कूपन बॉन्ड में फर्क समझ आ गया आपको? शाबाश। और कोई क्वेश्चन? नहीं, रिडेम्पशन पे क्या हमें डिस्काउंट वाली वैल्यू मिलेगी? नहीं 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 नहीं, नहीं। उस पर फेस वैल्यू मिलेगी या प्रीमियम जो भी अग्री हुआ है। भाई डिस्काउंट पे लिया और जब रिडीम होने लगा तब भी डिस्काउंटेड ही अमाउंट मिलेगी, तो फायदा क्या हुआ हमें?
100 फेस वैल्यू का शेयर 60 रुपए पे खरीदा, 3 साल बाद फिर 60 रुपए ही मिलने हैं, तो हम पागल ना ऐसे बॉन्ड को खरीदेंगे? वो 3 साल बाद नॉर्मली 100 पे या 110 पे वो हमें मिलेगा। वो डिपेंड करता है कि किस टर्म्स पे इशू किया गया। ठीक है जी। तो डिस्काउंटेड बॉन्ड पे आपको 2 तरह के रिटर्न मिलते हैं, एक एनुअल और एक मैच्योरिटी पे। लेकिन जीरो कूपन बॉन्ड पे अहम चीज क्या है? अच्छा जरा बताइए, नेक्स्ट चैप्टर को सामने रखते हुए सवाल पूछ रहा हूं, बताइए किसकी कैलकुलेशन आसान है, जीरो कूपन की या के स्टैंडर्ड बॉन्ड की? जीरो कूपन की। उसमें सिर्फ एक ही कैलकुलेशन होती है, कौन सी? रिडेम्पशन वैल्यू की। ठीक है, इंटरेस्ट की एन्युटी की कैलकुलेशन नहीं होती। और कोई क्वेश्चन? शाबाश। और कोई क्वेश्चन? जी जी। दोबारा पूछिएगा सवाल। और किस में लिखा हुआ? वारंट में सेट। ओके ओके। वारंट में लिखा हुआ है कि जी वारंट आपको पता है उसमें क्या होता है कि हम इंटरेस्ट वाला एलिमेंट और कन्वर्जन वाला एलिमेंट अलग अलग कर सकते हैं। तो उसमें वो कहता है अलग से प्राइस डिसाइडेड होती है कि वो किस प्राइस पे आपने शेयर खरीदना है। ये कन्वर्टेबल बॉन्ड है, उसमें रेशियो डिसाइड, रेशियो वाला आपके लिए ज्यादा है हमें यूज होने। रेशियो डिसाइड होने का मतलब क्या है कि जब कन्वर्टेबल बॉन्ड इशू किया जाता है तो एट टाइम ऑफ इशू यानी स्टार्ट में ही बता दिया जाता है कि जब मेच्योरिटी टाइम आएगा या तो आप इसके बदले में 1000 रुपए का ये बॉन्ड है, इसके बदले में ये आपको 10% प्रीमियम पे रिडीम हो जाएगा, या तो 10% प्रीमियम पे रिडीम होगा, या एक बॉन्ड के बदले में आपको 10 शेयर्स मिलेंगे। ये 1:10 रेशियो लिखी होती है। रिडेम्पशन किस अमाउंट पे होगा वो भी लिखा होता है बॉन्ड के ऊपर जब कन्वर्टेबल बॉन्ड इशू होता है। और कन्वर्टेबल बॉन्ड है तो रेशियो ऑफ एक्सचेंज यानी एक बॉन्ड के बदले में कितने शेयर मिलेंगे ये भी उसी के ऊपर लिखा होता है। तो मैच्योरिटी के ऊपर आप डिसाइड कर लीजिए कि किसको आपने, कौन सा आपके लिए ज्यादा रेलिवेंट है, जो आपके लिए ज्यादा यूजफुल है, उस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, तो कन्वर्जन रेशियो का मतलब क्या है? एक बॉन्ड के बदले में। ठीक है जी। 3 for 1 का मतलब क्या होता है? एक के बदले में 3। अच्छा 5 for 2 का मतलब क्या है? ले एग्जाम का क्वेश्चन। हाँ 2 बदले। अगर हमने फर्ज कीजिए 1 लाख शेयर इशू किए हैं और हम राइट इशू कर रहे हैं 3 for 2 राइट इशू कर रहे हैं, तो हमने फर्दर कितने शेयर इशू करने हैं? कितने? 1,50,000। क्योंकि जिसके पास 2 शेयर्स हैं उसको हमने कितने शेयर इशू करने हैं? 3। 3 for 2 का मतलब यही है ना। तो जिसके पास 1 लाख शेयर होंगे तो 50,000 2, तो ये 150,000 आ गया रेशो। ठीक है, 100,000 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। ये आपको रेशो के जरिए से न्यू शेयर कैलकुलेट करना आना चाहिए। ये केस स्टडी एग्जाम क्वेश्चन के अंदर ये टेस्ट करता है। और कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं? चलिए आज के कंसेप्ट की तरफ चलते हैं। जी ओवरड्राफ्ट में जो इंटरेस्ट चार्ज हो रहा था वो पहले से एग्री होता है किस रेट के ऊपर होगा, नॉर्मली फिक्स है। लेकिन ये चार्ज कब होगा? हाँ जी, एक्चुअली ओवरड्राफ्ट। ठीक है, ये आप कर सकते हैं। याद रखिए जो लोन आप एग्री करते हैं वो आप फिक्स रेट के ऊपर भी कर सकते हैं, फ्लोटिंग रेट के ऊपर भी कर सकते हैं। फिक्स रेट में हमेशा फिक्स रहेगा, चाहे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान मार्केट का इंटरेस्ट रेट कम कर दे ज्यादा कर दे, लेकिन फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट में चेंज होता है, कभी कम कभी ज्यादा। चलिए नेक्स्ट आज हम स्टडी करने जा रहे हैं। आज का जो कंसेप्ट है ये, इसमें न्यूमेरिकल कैलकुलेशन जरा भी इन्वॉल्व नहीं है। आपने कंसेप्चुअली इसको अंडरस्टैंड करना है। कंसेप्ट क्या स्टडी करने जा रहे हैं? इस्लामिक फाइनेंसिंग, इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंसिंग। मुझे ये बताइए क्या आप बिजनेस कर रहे हैं, हम पैसों की जरूरत पड़ सकती है?
बिल्कुल, कुछ बिजनेस होते हैं ऑल इक्विटी फाइनेंस, वो कहते हैं 1 रुपया नहीं उधार लेना, चाहे जो मर्जी हो जाए, चादर देखनी है फिर पैर फैलाने हैं। ऐसा नहीं है क्योंकि बड़ा प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट नजर आया, जेब में पैसे नहीं है तो उधार लेके बिजनेस शुरू कर दिया। कुछ बिजनेस की स्ट्रेटजी होती है, उसे कहते हैं 100% इक्विटी फाइनेंस बिजनेस, ऐसे भी बिजनेस है, ठीक है। लेकिन कुछ बिजनेस कहते हैं भाई अगर अच्छी अपॉर्चुनिटी है तो लोन लेके भी उससे फायदा उठाने में कोई हर्ज नहीं है। अच्छा मुझे बताइए, क्या हमें सिर्फ लोन से कंसर्न होना चाहिए कि बीइंग मुस्लिम हमें यह भी देखना चाहिए कि क्या वो इस्लामिक प्रिंसिपल्स के मुताबिक है कि नहीं? क्या सिर्फ ये देखना चाहिए पैसे आने चाहिए, भाई कैसे भी हों पैसे आने चाहिए? फर्ज कीजिए कि आपको टिकटॉक की वीडियो बनाने के, उसके ऊपर कोई कल्चरल डांस करने से आपको 1 लाख रुपया मिले, क्या, लेकिन आपको कोई मुफ्ती साहब बताए ये इस्लामिक प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट है, क्या आप वीडियो बनाएंगे? ये एक क्वेश्चन, ये एक जजमेंटल क्वेश्चन है आपका। इसका आंसर कुछ कहेंगे कि ठीक है, कुछ कहेंगे बाद में तौबा तैब कर लेंगे आपको। लेकिन क्या मुझे जो क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूं वो ये, क्या हमें अपनी पर्सनल लाइफ में तो ऐसे डिसीजंस में जाहिर इस्लामिक प्रिंसिपल को सामने रखना ही रखना चाहिए बीइंग मुस्लिम, क्या हमें बिजनेस करते हुए भी इस्लामिक रूल्स को सामने रखना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल रखना चाहिए, ठीक है, क्योंकि कसरत अहम नहीं बरकत अहम होती है ना। हाँ, तो इसलिए सामने रखना है। तो वो आपको ये बता रहा है कि इस्लामिक फाइनेंसिंग सिस्टम में डिफरेंट मोड्स ऑफ फाइनेंसिंग क्या हैं। ये खास तौर पे इस्लामिक फाइनेंसिंग सिस्टम वैसे तो काफी अरसे से है, लेकिन एक फाइनेंशियल क्राइसिस आया था 2008 में। 2008 में क्रेडिट क्राइसिस ये आया था, वो बहरहाल चले हैं, वो अलग कहानी है। उस क्रेडिट क्राइसिस में लोगों ने ये रियल स्टेट जो हमारा था ना, ये खास तौर पे दुबई साइड के ऊपर, वहाँ पे लोग क्या करते थे, बैंक से लोन ले लेके इन्वेस्टमेंट कर रहे थे रियल स्टेट प्रोजेक्ट्स में। बैंकिंग सेक्टर भी उरूज पे। अब वो क्या हुआ, रियल एस्टेट में उस तरीके से फिर डिमांड क्रिएट नहीं हुई जितने प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गए। जब डिमांड क्रिएट नहीं हुई तो जिन लोगों ने लोन लेके बड़े बड़े हाउसिंग सोसाइटीज बनाई हुई थी उनका काम रुक गया, वो बैंक को वापस लोन पे नहीं कर सके, बैंक को लोन वापस नहीं मिला, बैंक का पैसा ब्लॉक, कंपनीज भी बैंकरप्ट होना शुरू हो गई, बैंक्स भी डिफॉल्ट करना शुरू हो गए, और इसका असर पूरी दुनिया पे पड़ा 2008 में। लेकिन इसमें जो एक इंटरेस्टिंग बात सामने आई ना खुल के, वो ये आई कि वैसे तो सारे बैंक से इफेक्ट हुए हैं, लेकिन जो इस्लामिक बैंक्स हैं वो लेस इफेक्टेड है, वो उन पे इफेक्ट इसका बहुत ही कम आया है इस क्रेडिट क्राइसिस 2008 का। फिर उसके बाद वो गोरों ने भी रिसर्च करना शुरू कर दी, और अब शायद आपको हैरानगी हो कि इस्लामिक फाइनेंसिंग सिस्टम बहुत सी वेस्टर्न कंट्रीज में, नॉन मुस्लिम कंट्रीज में भी बड़े लेवल पे चल रहा है, ठीक है। उसके फीचर्स की वजह, हम तो खैर अगर इसकी ऑप्शन की तरफ जाएंगे तो इस वजह से जाएंगे ना कि भाई इस्लाम में इसकी इजाजत है तो इस्लामिक बैंकिंग की तरफ जाना है, इजाजत जिस चीज की इजाजत नहीं उसकी तरफ नहीं जाना हमने। तो अब वो आपको इस कंसेप्ट के जरिए ये बता रहा है कि जो आपकी फाइनेंसिंग नीड्स है, डिफरेंट फाइनेंसिंग नीड्स है, क्या इस्लामिक सिस्टम के अंदर कोई ऐसी ऑप्शन मौजूद हैं कि आपकी फाइनेंसिंग नीड, पैसा जरूरत है पैसे की, वो नीड इस्लामिक प्रिंसिपल्स के मुताबिक पूरा किया जाए उनको। यानी फर्ज कीजिए मैं चाहता हूं मैं लोन लूं, ठीक है, लेकिन इस्लाम की बाउंड्रीज के अंदर रहते हुए कि किसी इस्लाम के उसूल की खिलाफ वर्जी ना हो, तो क्या कोई ऐसी ऑप्शन है? बिल्कुल है, वो ये बताता है, ठीक है। मैं अगर किसी के साथ पार्टनरशिप करना चाहता हूं तो उसके इस्लामिक प्रिंसिपल्स क्या होंगे, ये ऑप्शन मौजूद बता रहा है। अगर मैं लीज पे कोई गाड़ी लेना चाह रहा हूं, क्या इस्लामिक सिस्टम कोई ऐसा है जो मुझे लीज पे गाड़ी प्रोवाइड करता हो कि हमेशा लीज पे अगर मैं गाड़ी लेनी है तो मुझे कन्वेंशनल बैंकिंग की तरफ ही जाना पड़ेगा, इंटरेस्ट बेस्ड बैंकिंग की तरफ ही जाना पड़ेगा? इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम जो या इस्लामिक फाइनेंसिंग सिस्टम आपको ये बता रहा है कि किसी भी बिजनेस की जो डिफरेंट फाइनेंशियल नीड्स हैं उनको कैसे इस्लामिक असूलों के अंदर रहते हुए पूरा किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन ये जहन में रखिएगा, बहरहाल इसमें हमने कुछ बेसिक कंसेप्ट तो स्टडी करेंगे, लेकिन कौन से वाला फाइनेंस इस्लामिक है कौन सा नहीं है, ये फैसला बहरहाल मुफ्तियान हजरात ही करेंगे। ना ये फैसला मैंने करना है, ना ये फैसला आप कर सकते हैं, अनलेस कि आप मुफ्ती हो, ठीक है।
तो इसलिए जो आपको इन शॉर्ट जो आपको पढ़ाया जा रहा है ना, इसके ऊपर कोई प्रैक्टिकली अमल करने से पहले किसी मुफ्ती हजरात से आपने ओपिनियन ज़रूरी है। सिर्फ क्लास के नॉलेज की बेस पे आपने ये डिसाइड नहीं कर लेना कि क्या चीज़ जो प्रैक्टिकली कोई, अगर आप किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो वो शरई है या उसमें कोई गैर शरई बात भी है, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि मेन कॉन्ट्रैक्ट में बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है वो इस्लामिक प्रिंसिपल्स के मुताबिक होती है, कोई एक दो क्लासेस ऐसी होती हैं जो कि गैर इस्लामी होती है। ठीक है, हम तो यहाँ पे पूरे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पढ़ेंगे ना, तो फिर उस वक्त वो मुफ्तानी हजरात ये बता देते हैं कि सर ये वाली चीज़ को काट दीजिए कॉन्ट्रैक्ट में से, इसको इस तरीके से चेंज कर ले तो ये कंप्लाइंट हो जाएगा। बहरहाल इस्लामिक फाइनेंसिंग में जो डिफरेंट मोड्स ऑफ फाइनेंसिंग है वो स्टडी करेंगे हम, लेकिन सबसे पहले आपको कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स बताएगा। ये जनरल डिस्कशन है, वो कहता है बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो फाउंडेशन फॉर फाइनेंस इन इस्लाम, इस्लाम में फाइनेंस के जो बेसिक रूल्स हैं वो क्या है ये बताएगा। ठीक है, ये सारे बेसिक रूल, और फिर कुछ चीज़ें जो प्रोहिबिटेड है। हमारे जितने भी मोड्स ऑफ फाइनेंसिंग है ना, वो इस कंसेप्ट पे बेस कर रहे हैं, क्या चीज़ अलाउड है, क्या चीज़ अलाउड नहीं है, जो चीज़ अलाउड नहीं है उसमें क्या चेंजेस करके तो उसे आप इस्लामिक प्रिंसिपल्स के मुताबिक बना सकते हैं। इन सारे कंसेप्ट की बेस ये है। ये थोड़ी सी जनरल डिस्कशन है इसमें, वो करता है। इसमें क्या करता है, अंडरस्टैंडिंग इस्लाम एज फाउंडेशन फॉर फाइनेंस, मतलब तो ये कह रहा है कि इस्लाम क्या है, ये कंप्लीट लाइफ सिस्टम है। ये ना समझिए कि इस्लाम में सिर्फ इबादत तो हैं ही है, ये ना समझे कि इस्लाम जो है वो बिजनेस करने को इनकरेज नहीं करता, नहीं, हलाल बिजनेस करने को इनकरेज करता है। तो इस्लाम की जो फाउंडेशन कंप्लीट लाइफ सिस्टम है जिसमें बिजनेस करने के असूल भी बताए गए, आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में भी रूल्स बताते हैं, सोशल लाइफ के बारे में भी, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक के बारे में। फिर इस्लाम का कह रहे हैं इसके तीन बुनियादें हैं, तीन बुनियादी चीज़ें हैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, अकीदा, शरिया और अखलाक। यानी इस्लाम के में जो फाइनेंशियल सिस्टम की फाउंडेशंस हैं वो कह रहा है तीन है। अकीदा का ताल्लुक, ये वो चीज़ें हैं जिनका ताल्लुक इंसान और अल्लाह ताला के साथ है, अकीदा। ये वो चीज़ें, अखलाक, ये वो चीज़ें हैं जिनमें इंसान का ताल्लुक किसी दूसरे इंसान से है, अखलाक। और ये शरिया, इनका ताल्लुक इंसान का अल्लाह ताला, इसमें ऐसी चीज़ें हैं जिनमें इंसान का अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक भी आ जाता है और इंसान का दूसरे लोगों के साथ क्या ताल्लुक है वो भी आ जाता है। जैसे अकीदा में वो क्या कहता है कि बिल्ली अल्लाह ताला पे यकीन रखना और अंबिया कराम पे यकीन रखना, फरिश्तों पे, अल्लाह ताला की किताबों के ऊपर, रोज़े क़यामत के ऊपर और तकदीर के ऊपर, इन चीज़ों के ऊपर ईमान रखना, ये अकीदा में आएगा। फिर शरिया का मतलब क्या है, प्रैक्टिसेस, कि हमने डेली लाइफ में जो प्रैक्टिसेस करनी है, अमाल करने हैं, वो अमल करना है, वो किन असूलों को सामने रखना है। वो कह रहा है इसमें इबादात भी आएंगी और इसमें मामलात भी आएंगे। शरिया में दोनों चीज़, इबादात भी और मामलात भी। इबादात का ताल्लुक किसके साथ है, अल्लाह ताला के साथ। मखलूक का ताल्लुक खालिक के साथ। और मामलात का ताल्लुक किससे है, मखलूक का ताल्लुक दूसरे मखलूक के साथ। ठीक है, वो आपने अक्सर वो हम सुनते हैं एक दूसरे के साथ बोलते हैं कि अल्लाह ताला चाहे तो अपने हकूक़ को माफ़ कर दें, लेकिन जो बंदों के हकूक़ तलफी होगी वो बंदों से माफ़ी मांगनी पड़ेगी। ठीक है, तो मामलात, इबादात भी हैं और मामलात भी है। और अखलाक का ताल्लुक किससे, मोरालिटी का ताल्लुक एक दूसरे के साथ। ठीक है, कि हम एक दूसरे की मुसीबत में उसके काम आए, ना कि उससे फ़ायदा उठाने की कोशिश करें। ठीक है, अगर हमें पता चले मेरे पास एक चीज़ है, फॉर एग्जाम्पल मोबाइल है, इन भाईजान को इस मोबाइल की ज़रूरत है, अब इनकी ज़रूरत के वक्त मुझे क्या बताए, मुझे पता है कि बहुत ज़रूरी है इनके लिए और इनके लिए मुश्किल हो रहा है अरेंजमेंट करना, लेकिन बहरहाल ज़रूरी इतना है कि किसी न किसी तरीके से अरेंजमेंट कर लेंगे मोबाइल को ख़रीदने के लिए। मुझे उस वक्त ये मोबाइल इनको कम प्राइस पे बेचना चाहिए या कि ज़्यादा प्राइस पे। अगर इस्लामिक प्रिंसिपल को थोड़ी देर के लिए अलग कर ले, अखलाक को अलग कर ले, शरिया को अलग कर ले थोड़ी देर के लिए, तो मैं कहूँगा भाई ये तो चीज़ खरीदे ही खरीदेगा। मैं अगर नॉर्मली 1000 रुपये इसकी कीमत है ना, अब तो 1200 रुपये। भाई मार्केट में किल्लत हो गई है इस चीज़ की, मास्क अब मिल नहीं रहे, लेकिन लोग तो मास्क खरीदे ही खरीदेंगे। वो जो पहले 20 रुपये में कोई नहीं लेता था,
अब वो 200 रुपये में भी लोग लाइन लगा के, तो मैं क्या करूँगा, मैं 200 रुपये में बेचना शुरू कर दूंगा भाई, अगर मैं सिर्फ फाइनेंशियल फैक्टर को सामने रखूंगा। लेकिन अगर साथ नॉन फाइनेंशियल फैक्टर को भी, साथ में इस्लामिक प्रिंसिपल को भी सामने रखा, मैं कहा नहीं मेरा भाई है ये, ठीक है, और मैंने इनकी मदद, जरूरत के वक्त मदद करनी है, तो मैं हो सकता है कि रेगुलर प्राइस से भी डिस्काउंटेड प्राइस पे सेल कर, लेकिन उसके लिए अपना जो इंडिविजुअलिज्म है उसको सेक्रीफाइस करना पड़ता है। 12 तो वो कह रहा है ये बेसिस है। अच्छा, अब प्रोहिबिटेड एलिमेंट्स, ये खास तौर पे अब ये जो एलिमेंट्स है ना वो नेक्स्ट फाइनेंसिंग में यूज होगा, ये इसके असूल आपने सुनना समझने हैं। कह रहे प्रोहिबिटेड एलिमेंट का मतलब वो चीजें जो इस्लामिक फाइनेंसिंग में मना है, अगर किसी भी मोड ऑफ फाइनेंस में इनमें से कोई एक चीज भी आ गई तो वो मोड ऑफ फाइनेंस गैर इस्लामी हो जाएगा, वो फिर आप कह रहे हैं कि इस्लामिक फाइनेंसिंग से आउट हो जाएगा। पहली चीज क्या है, रिबा। रिबा का मतलब क्या है, इंटरेस्ट। कह रहे इंटरेस्ट, सूद अगर किसी भी चीज में आ गया तो वो चीज क्या हो जाएगी, गैर इस्लामी। अच्छा, इंटरेस्ट प्रोहिबिटेड है, प्रॉफिट प्रोहिबिटेड नहीं है। इंटरेस्ट प्रोहिबिटेड है, छोटी सी एग्जांपल से समझिए, ये एग्जांपल आगे चल के एक जगह पे मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इन भाईजान को गाड़ी की जरूरत है, मैंने ने कहा अच्छा भैया ऐसा करो, मेरे पास 40 लाख रुपया मेरे से लो, गाड़ी ले लो, 1 साल के बाद 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट के मुताबिक 5 लाख सूद के साथ मुझे 45 लाख वापस दे देना। एक ट्रांजैक्शन ये है, ये ट्रांजैक्शन समझिएगा, बज़ाहिर आपको लगेगी एक है, सेम है, लेकिन एक इस्लामिक है, एक गैर इस्लामिक। पहली ट्रांजैक्शन क्या है, इनको गाड़ी की जरूरत है, 40 लाख गाड़ी की कीमत है, मैं कहता हूँ भैया मैं तेरे को 40 लाख दूंगा, गाड़ी ले लो, साल के बाद उसमें 5 लाख का सूद ऐड करके 45 लाख मुझे वापस कर देना। एक ऑप्शन ये। दूसरी ऑप्शन, भाईजान को 40 लाख की गाड़ी की जरूरत है, मैंने कहा कौन सी गाड़ी की जरूरत है, उसने कहा वो वाली गाड़ी जो भी इसने खरीदनी है। अब वो गाड़ी मैं खरीदूंगा, मैं बैंक हूं, मैं गाड़ी खरीदूं, मैं इनको पैसे नहीं दे रहा, मैं गाड़ी खरीदूंगा और इनको कहूंगा भैया गाड़ी ले लो, साल के बाद इसके पैसे दे देना, साल के। लेकिन गाड़ी 45 लाख की मिलेगी, इसकी कीमत कितनी है, मैं 45 लाख, नहीं मैंने 45 लाख बेचना। देखें, आपने एक चीज 10 रुपए की खरीदी, क्या दूसरे बंदे को 12 रुपए की बेच सकते हैं, बेच सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सेल कर रहे हैं। तो गाड़ी मैंने खरीदी 40 लाख की, अब मैंने इनको 45 लाख की गाड़ी कह रहा हूं कि भैया मैं 45 लाख की बेचूंगा, बोलो वारा खाता है कि नहीं। ठीक है, वो कहेगा सर उधर तो 40 की मिलते हैं, मैं कहूँगा तो ले लो उधर से, दुकानदार ऐसे ही कहते हैं ना, ले लो उधर से। ठीक है, तो 45 की बेचूंगा और इसे कहूंगा 1 साल के बाद आपने मुझे 45 लाख रुपया अदा करना है, पेमेंट डेफर कर दी। अब अगर देखें ना तो फाइनेंशियली अगर देखें तो इसके ऊपर इंपैक्ट दोनों का सेम है, लेकिन एक में ये ट्रांजैक्शन लोन की है और एक में ट्रांजैक्शन सेल की है। ठीक है, जो सेकंड वाली ट्रांजैक्शन है ये सेल की ट्रांजैक्शन है, ये लोन की ट्रांजैक्शन नहीं है, ये सेल ऑफ गुड, बैंक इसमें चीज सेल कर रहा है, ये इस्लामिक है। इसमें प्रॉफिट भी आपको ये लग रहा होगा कि मार्केट में 40 की मिल रही है या 45 की, तो भाई यही करता है, सेलर यही करते हैं, कम प्राइस में चीज बेच के जाता है, कम प्राइस में चीज खरीद के जाता है, बेचते हैं। और जो पहले वाली ट्रांजैक्शन है जिसमें बैंक पैसे दे रहा है और उसके बाद वो चीज बाय वो खुद कर रहा है और बाद में इंटरेस्ट के साथ रिटर्न कर रहा है, ये अलाउड नहीं है इस्लाम में, ये नॉन इस्लामिक। क्यों भला, इसमें रिबा यानी कि इंटरेस्ट आ जाता है। तो पहला सूद समझ आया आपको, इस्लामिक प्रिंसिपल का क्या है, इंटरेस्ट, सूद मना है। दूसरा गरर, अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी का मतलब क्या है, अनसर्टेनिटी का मतलब ये है जब चीजों के बारे में आप श्योर नहीं है। अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में अनसर्टेनिटी का लेवल बहुत ज्यादा हो, उस कॉन्ट्रैक्ट को फिर उस कॉन्ट्रैक्ट की इजाजत नहीं है। अनसर्टेनिटी का लेवल, अच्छा इसकी क्या मिसाल है, इसकी मिसाल, एक मिसाल तो इसकी ये है मेसर, गार्बन इसको यही प्रोनाउंस करते हैं मेसर, क्या के गैम्बलिंग। भाई पाकिस्तान मैच जीता तो तुम मुझे पैसे दोगे और पाकिस्तान मैच हारा मैं तुम्हें पैसे दूंगा। इसमें अनसर्टेनिटी का लेवल वेरी हाई, कौन जीतेगा, अनसर्टेनिटी का लेवल वेरी हाई है, वैसे इतना भी हाई नहीं, लेकिन बहरहाल वो इस्लाम जो हदूद बताता है उसके हिसाब से हाई है।
जाहिर है जो जो उसूल बताता है इस्लाम। तो ये क्या होगा, इस तरह के एग्रीमेंट की इजाजत नहीं है, गैम्बलिंग एग्रीमेंट की इजाजत नहीं है। अच्छा मुझे ये बताइए, एक एग्रीमेंट मैं आपके सामने रखता हूं, आपने मुझे इसमें बताना है कि क्या इसमें लेवल ऑफ अनसर्टेनिटी हाई है कि नहीं, क्योंकि याद रखिए इस्लामिक रूल्स क्या बताते हैं कि ऐसा एग्रीमेंट जिसमें अनक्लियर टर्म्स हो, अननोन आउटकम्स हो, अनसर्टेनिटी ज्यादा हो, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड होता है। गैम्बलिंग और स्पेकुलेशन, गैम्बलिंग वाले एग्रीमेंट जो है, बैटिंग, लॉटरी वगैरह, ये तो सारे बैंड है ही है। एक एग्रीमेंट आपके सामने रख रहा हूं, एक पर्सन, एक किसान ने एग्रीमेंट ये किया, मेरी अगले साल जितनी भी फसल होगी वो फसल सारी की सारी मैं आपको इस फिक्स रेट पे बेचूंगा। अभी नहीं, अगर ये एग्रीमेंट होता ना, सर ये बाहर गोदाम के बाहर फसल रखी है मैंने, सारी की सारी रेट पे आपके साथ बेचता हूं, इसमें अनसर्टेनिटी नहीं है। लेकिन अगर ये कहा जाए अगले साल जितनी भी फसल होगी सारी की सारी इस गिवन स्टेटेड रेट के ऊपर आपको सेल करूंगा, बताइए अनसर्टेनिटी है कि नहीं? लो के हाई? लो है। कितनी भाई इस बात की क्या श्योरिटी अगले साल तक बंदा जिंदा भी रहेगा? कहानी तो यहां से शुरू करते हैं, जिंदा रहेगा, इस बात की क्या श्योरिटी है कि अगले साल से लाभ नहीं आएगा कोई? इस बात की क्या श्योरिटी है कि वो जो प्रोडक्शन होगी वो 10 टन होगी कि 20 टन होगी? वो तो बहुत से फैक्टर्स पे होते हैं। बारिश हो, फसल अच्छी हो जाएगी, अच्छी बारिश हो, अच्छी, जरूरत से कम हो गई बारिश, जरूरत से ज्यादा होगी बारिश, फसल गई। तो ये बहुत से फैक्टर्स रेलिवेंट होते हैं। आप क्वांटिटी बता सकते हैं? सिंपल क्वेश्चन मेरा, क्या आप बता सकते हैं कि नेक्स्ट ईयर में क्वांटिटी क्या प्रोड्यूस होगी? तो नहीं हो सकती। ठीक है, तो इसलिए याद रखें कि ऐसी प्रोडक्ट, एक दो असूल याद रखें सादा, आप इस्लामिक रूल्स के, अच्छा जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, याद रखें जहां जो मैंने किताबें पढ़ी हैं उसके मुताबिक, मैं मुफ्ती नहीं हूं, हो सकता है कोई ऐसी बात मेरे मुंह से निकल जाए, अल्लाह ताला माफ करे उसे, जो कि इस्लामिक प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट हो, क्योंकि बाज़ औक़ात किताबों में भी कुछ इख्तलाफात होते हैं। तो इसलिए फिर मैं आपको इस चीज़ के ऊपर जोर दे दूँ कि कोई भी अगर मेरी बात ऐसी हो जो आपको लगे कि गलत है, तो उसके मुफ्तियाने कराम के साथ कंफर्मेशन कर लीजिएगा और मुझे भी ज़रूर बता दीजिएगा, ताकि मैं भी अपनी दुरुस्तगी कर लूँ। जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, किताबों में मैंने पढ़ा है, जो चीज एग्जिस्ट नहीं कर रही ना, आप उसको सेल नहीं कर सकते। और दूसरा असूल, जो चीज आपकी ओनरशिप में नहीं है आप उसको भी सेल नहीं कर सकते। अब वो फसल जो अभी एग्जिस्ट नहीं कर रही, आपकी ओनरशिप में भी नहीं है, और आप उसको सेल करने का एग्रीमेंट कर रहे हैं, वो एग्रीमेंट इनवैलिड है, उसकी कोई हैसियत नहीं। ठीक है जी, लीगली कानूनी तौर पे चाहे हो, लेकिन हम जाहिर है वो इस्लामिक प्रिंसिपल्स के मुताबिक पढ़ रहे हैं। फिर इसके बाद हराम प्रोडक्ट्स या सर्विसेज जो है, इनमें प्रॉफिट मार्जिन तो ज्यादा होगा लेकिन इनकी इजाजत नहीं है। जैसे नशावर चीजें सेल करना, ठीक है, चर्स वगैरह, ड्रग्स, अल्कोहल, इमोरल एक्टिविटीज वगैरह वगैरह। तो ये कुछ 4 पॉइंट्स उसने हमें बताया, ये इस तरह की एक्टिविटीज, इस तरह के एलिमेंट्स जिस एग्रीमेंट में आ गए वो एग्रीमेंट क्या हो जाएगा? इनवैलिड हो जाएगा, वो एग्रीमेंट गैर इस्लामी होगा। ठीक है, इसलिए क्या करना है, इस्लाम क्या करता है, एथिकल इन्वेस्टमेंट को इनकरेज करता है, इस तरह की एक्टिविटीज को इनकरेज नहीं करता। जी कुछ समझ आई आपको? चले, ये है बेसिक, ये तो इंट्रोडक्शन था, ये बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, ये समझ आ गए। अब आते हैं हम फाइनेंसिंग की तरफ। कैटेगरीज ऑफ इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंसिंग। पहला पार्टिसिपेटरी, अभी आपको कैटेगरीज बता रहा है, आगे एक्सप्लेनेशन में से आ गया है, डायरेक्ट आगे भी चले जाए तो वो ठीक है, पहले हेडिंग बता रहा है, बाद में हेडिंग और एक्सप्लेनेशन दोनों बता रहा है। पार्टिसिपेटरी का मतलब क्या होता है कि जिसमें डिफरेंट पार्टीज कुछ ना कुछ पार्टिसिपेट करके बिजनेस कर रही होती है। जैसे पार्टनरशिप है, ठीक है, उसमें डिफरेंट पार्टीज हैं, वो अपने पैसे भी इन्वेस्ट कर रही होती हैं, अपनी एफर्ट भी इन्वेस्ट कर रही होती है, ये पार्टिसिपेटरी मोड्स ऑफ फाइनेंस। फिर ट्रेड या सेल बेस्ड, फिर इसके बाद रेंटल बेस्ड। ठीक है, ये समझ लीजिए पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं कि इकट्ठे मिलकर बिजनेस करना है। अब ये देखिए बिजनेस की डिफरेंट जरूरत होती है ना, मुझे हो सकता है मैंने लीज के लिए कोई चीज खरीदनी हो, ये सेल, इनका ताल्लुक सेल परचेज से होता है, ये दो का ताल्लुक, ये सेल परचेज की ट्रांजैक्शन समझे, ये जो है बिजनेस इन्वेस्टमेंट, बिजनेस ओनरशिप की ट्रांजैक्शन है पार्टिसिपेटरी। इसमें क्या टाइप्स है, मुशारका और
मुदारबा। ट्रेड और सेल क्या है? जिसमें एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन को कोई चीज सेल करता है, जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया आपको। रेंटल बेस्ड क्या है? लीज पे चीजें हासिल करना। तो ये 5 मेजर इस्लामिक फाइनेंसिंग ट्रांजैक्शंस हैं जिनके बारे में हमने स्टडी करना है। ये 5 है, ये अलग है। ये पार्टिसिपेटरी में 2 है, मुशारका और मुदारबा। फिर ट्रेड या सेल बेस्ड में मुराबा है और रेंटल बेस्ड में इजारा है। ये सलाम और इस्तिस्ना ये अलग उसकी टाइप्स हैं। स्टार्ट करते हैं पार्टिसिपेटरी मोड। ये मेन, अब ये आपके असल इस्लामिक फाइनेंसिंग को डिटेल में डिस्कस कर रहा है। पहले रूल बताए, फिर एग्जांपल्स बताई, अब इन एग्जांपल को डिटेल में डिस्कस कर रहा है। रूल्स, एग्जांपल्स, एग्जांपल की 1 बाय 1 डिस्कशन। चलते हैं जरा। कंसेप्ट है आसान, लेकिन जरा फोकस करके पढ़ना है। मुशारका का मतलब क्या है? शराकतदारी से निकलता है, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं पार्टनरशिप। मुशारका के असूल क्या है? जैसे मैं ये चाहता हूं कि मैं इस्लामिक रूल्स के मुताबिक किसी के साथ शराकतदारी करूं, तो उसके असूल क्या होंगे? नंबर 1, मुशारका में होता ये है कि दोनों पार्टीज कंट्रीब्यूट करेंगी पैसे। अगर ए और बी मिलकर पार्टनरशिप कर रहे हैं तो ए बी पैसे इन्वेस्ट करेगा, बी भी पैसे इन्वेस्ट करेगा। ये होगी शराकतदारी। अगर ए पैसे इन्वेस्ट करे और बी कहे मैं पैसे नहीं, मैं अपनी एफर्ट इन्वेस्ट करता हूं, मेरे पास पैसे नहीं है, हम दोनों मिलकर पार्टनरशिप करते हैं, जितना प्रॉफिट होगा आधा आधा ले लेंगे, ये मुशारका नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मुशारका में दोनों पार्टीज का कैपिटल कंट्रीब्यूट होना जरूरी है। इसको बोलते हैं मुदारबा। मुदारबा जिसमें जो पर्सन कैपिटल इन्वेस्ट करता है उसे बोलते हैं मुदारिब, उसे बोलते हैं रब्बुल माल जो पैसे इन्वेस्ट करेगा, और जो अपनी एफर्ट इन्वेस्ट करता है उसे बोलते हैं मुदारिब। बेसिक फर्क मुशारका में मुदारबा में बेसिक डिफरेंस समझ आया? मुशारका में क्या होता है? दोनों पार्टीज पैसे भी इन्वेस्ट करते हैं और एफर्ट भी इन्वेस्ट करती हैं, स्किल्स भी। और मुदारबा में क्या है? एक पार्टी पैसे इन्वेस्ट करेगी, दूसरी पार्टी स्किल इन्वेस्ट करेगी। अच्छा, एक इस्लामिक उसूल सुन लें। प्रॉफिट शेयरिंग है, पार्टीज आपस में जो रेशो चाहे एग्री कर ले। लॉस है तो जिसका कैपिटल है लॉस उसको जाएगा, यह असूल याद रखना है। प्रॉफिट है तो जैसे मर्जी आपस में एग्री कर लें, उसी रेशो से डिस्ट्रीब्यूट होगा। लॉस है तो लॉस किसको जाएगा? जिसका कैपिटल है उसको लॉस जाएगा। हाँ, अगर जिस बंदे ने कोई 2 नंबरी कर दी तो फिर वो जिसने 2 नंबरी की नुकसान उसका है। ठीक है, नेग्लिजेंस का मुजाहरा किया। तो आगे चलते हैं। कैपिटल प्रॉफिट शेयरिंग। प्रॉफिट कैसे? मुशारका में प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? एज पर एग्रीड रेशो। लेकिन इंटरेस्टिंगली लॉस कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? वो प्रॉफिट रेशो से नहीं, किस रेशो से होगा? कैपिटल से। लॉ में आपने पढ़ा होगा या वो आप पढ़ेंगे कि पार्टीज की आपस, लॉ ये कहता है, पार्टनरशिप एक्ट ये कहता है पार्टीज की आपस में मर्जी है तो चाहे कैपिटल लेके आए कोई, चाहे ना लेके आए, वो सबको इकट्ठा डील करता है। चाहे तो प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशो जो मर्जी एग्री कर लें, चाहे लॉस शेयरिंग रेशो जो मर्जी एग्री कर लें। लेकिन यहां पे रूल क्या है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो मर्जी एग्री करो, लॉस शेयरिंग रेशो कैपिटल कंट्रीब्यूशन के मुताबिक होगी। ये बात समझ आती है? यानी इसमें प्रॉफिट रेशो शेयरिंग रेशो लगा है, लॉस शेयरिंग रेशो लगा है। मैनेजमेंट कौन करेगा? सारे भी कर सकते हैं और हो सकता है कोई एक पर्सन कहे मैं मैनेजमेंट नहीं करता, इसकी भी इजाजत है। टर्मिनेशन कैसे होगी? एग्रीमेंट किया जाएगा, उसमें आप एक्सपायर्ड जो है वो रख सकते हैं, एग्री कर सकते हैं कि आपने इस पार्टनरशिप को किस तरीके से टर्मिनेट करना है। अब ये मुदारबा है, इसमें क्या होगा? मुशारका और मुदारबा में फर्क है। मुशारका में क्या था? सारी पार्टी ने पैसे भी इन्वेस्ट किए, सारी पार्टी खुद भी काम करने के लिए आ गई, ये मुशारका है। मुदारबा क्या है? एक पार्टी का पैसा, दूसरी पार्टी की एफर्ट। अच्छा बताइए फिर जिसका पैसा उसको क्या बोलते हैं भला मुदारबा में? रब्बुल माल, पैसा, मालिक, माल, पैसों का माल। और जो एफर्ट लगा रहा है मुदारिब। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होगी भला? एज एग्रीड। और लॉस शेयरिंग रेशो क्या होगी?
सारे का सारा लॉस कौन बेयर करेगा? इन्वेस्टर बेयर करेगा। हाँ, जो स्किल लगा रहा है यानी मुदारिब, अगर उसकी नेग्लिजेंस है, उसने जानबूझ के कोई नुकसान ऐसा काम किया है जिससे नुकसान हो, उस सूरत में नुकसान का जिम्मेदार वो होगा। वरना नॉर्मल रूल क्या है, रनिंग बिजनेस में अगर कोई ऑपरेटिंग लॉस होता है, सारे का सारा किसका है? प्रॉफिट 50-50 जा रहा है और लॉस 100% किसको मिल रहा है? इन्वेस्टर को। ये फर्क समझ आया इसके साथ? यहां पे उन्होंने कहा था प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशो, जब प्रॉफिट जो मर्जी एग्री कर लो, लॉस शेयरिंग रेशो कैपिटल कंट्रीब्यूशन के लिहाज से। यहाँ पे भी वैसे कैपिटल कंट्रीब्यूशन वाला रूल ही बैक एंड पे काम कर रहा है। अब चूंकि जिस पर एक पर्सन ने कैपिटल कंट्रीब्यूट नहीं किया, वो जीरो आ गया, तो उसकी शेयरिंग रेशियो भी लॉस की जीरो ही हुई। टर्मिनेशन वो इस तरह एग्रीमेंट के साथ भी बाय एग्रीमेंट भी कर सकते हैं एक्सपायरी टाइम पीरियड के बाद। टाइप्स क्या है मुदारबा के? रिस्ट्रिक्टेड मुदारबा और अनरिस्ट्रिक्टेड मुदारबा। अगर रब्बुल माल ये कह दे, ए भाई तुमने ये मुदारबा करना है ना, इसमें सिर्फ ये 3 चीजें सेल परचेज करनी है, बाकी और कोई चीज नहीं करनी। देखिए, जो चीज हराम है ना, जिसकी वो तो कर ही नहीं ना सकते। जो चीज हलाल है, क्या उसमें भी रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है वो रब्बुल माल कि भैया ये वाली एक्टिविटीज करनी है, ये नहीं करने? कर सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? फिर उसके बाद जो बिजनेस चलाएगा, जो मुतारिफ बिजनेस चलाएगा, वो किन एक्टिविटीज के मुताबिक चलाएगा? तो अगर तो जो रब्बुल माल कोई रिस्ट्रिक्शन लगा दे कि बिजनेस में हम ये चीजें बेचेंगे और ये नहीं बेचेंगे, इसे कहते हैं रिस्ट्रिक्टेड मुदारबा। और अगर वो कोई पाबंदी ना लगाए कि जो मर्जी लीगल है ना, सॉरी ये लीगल हो और हलाल हो, जो मर्जी चीज में डील कर लो, तो फिर इसको क्या बोलते हैं? अनरिस्ट्रिक्टेड मुदारबा। तो मुशारका और मुदारबा में फर्क समझ आ गया? पक्की बात। मुदारबा की 2 टाइप्स है, दोनों में फर्क समझ आ गया? कौन सी 2 टाइप्स हैं? रिस्ट्रिक्टेड और अनरिस्ट्रिक्टेड। शाबाश। ये तो हो गए पार्टिसिपेटरी मोड्स, यानी बिजनेस में जब हम समझ लीजिए पार्टनर्स ऐड कर रहे होते हैं, तो ये 2 तरीके ऐड करने के। बिजनेस आपने अपने पार्टनर्स ऐड करने हैं, इन्वेस्टर को ऐड करना है, तो क्या तरीके हैं? पार्टिसिपेट, मुशारका, मुदारबा। फिर है ट्रेड और सेल बेस्ड मुराबा। आपको पार्टनर नहीं चाहिए, आपने कोई चीज खरीदनी है, उसके लिए पैसे नहीं है, कोई चीज खरीदनी है उसके लिए पैसे नहीं है, यह है मुराबा। मुराबा बेसिकली अल्टरनेटिव है ट्रेडिशनल जो लोन का, जो लोन सिस्टम है या जो लीजिंग है खास तौर पे इसका। ये अभी मैंने आपको एग्जांपल दी ना, ये मुराबा फाइनेंसिंग की एग्जांपल थी कि एक ऑप्शन ये है कि भाईजान को मैं 40 लाख दे दूं, ये खुद गाड़ी लेके आए और मुझे साल के बाद 5 लाख के साथ 45 वापस कर दें। ठीक है, और दूसरी ऑप्शन क्या थी? बैंक उस चीज को खरीदे और इनको प्रॉफिट मार्जिन रख के सेल कर दे। ये कहलाती है ट्रेड सेल मुराबा। मुराबा में क्या होता है? मुराबा एक सेल की ट्रांजैक्शन है। मुराबा क्या है? सेल की, क्रेडिट सेल की ट्रांजैक्शन। इसमें क्या होगा? ये बेसिकली जो हमारा ट्रेडिशनल सिस्टम है ना हमारा लीजिंग का, उसको इस्लामिक मोड में कन्वर्ट कर, या उसका एक इस्लामिक अल्टरनेटिव है। क्या हो, आपको कोई अपने बिजनेस के लिए 10 गाड़ियां चाहिए, बैंक के पास आएंगे आप। ठीक है, बैंक क्या करेगा? बैंक सेलर है। बैंक आप के को जो चीज चाहिए, बैंक पहले वो खुद खरीदेगा, उसको जो कॉस्ट इनकर होगी उसमें अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करेगा और आपको कहेगा भाई ये चीज 45 लाख की आपको मिलेगी। अब बैंक की कॉस्ट कितनी है? 40 लाख। उसने अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड किया 5 लाख, आपको कितने में बेची? 45 लाख। अच्छा, आपके पास अभी पैसे नहीं है, जेहन में रखिए, अभी पैसे होते तो आप मार्केट से खुद 40 की खरीद लेते। अब बैंक कह रहा है ठीक है आप 1 साल के बाद दे दीजिएगा। आपको ये लग रहा होगा हिडन इसमें इंक्रीमेंट तो आ गया, लेकिन वो इंक्रीमेंट प्रॉफिट है, वो इंटरेस्ट नहीं है। तो सेलर ने डिस्क्लोज करता है कॉस्ट क्या है मेरी, प्रॉफिट मार्जिन क्या है। पेमेंट चाहे तो आप कुछ फौरी कर ले, स्पॉट पेमेंट कर ले, फौरी पेमेंट कर ले और कुछ इंस्टॉलमेंट कर ले, या चाहे तो सारी की सारी इंस्टॉलमेंट कर ले। फीचर्स क्या है? रियल प्रोडक्ट होने, मुराबा में वो जो चीज सेल परचेज हो रही हो उसका रियल होना जरूरी है,
इन एग्जिस्टेंस होना जरूरी है, वो कोई वैल्यूएबल चीज होनी चाहिए। इसके बैक एंड पे एग्जांपल है, बाज़ औक़ात कुछ ऐसी चीजें जो कि वैल्यूएबल नहीं होती, ठीक है, उनकी भी सेल परचेज हो रही होती है, लेकिन वो फ्रॉडुलेंट पर्पसेस के लिए यूज होती है। तो जो प्रोडक्ट सेल परचेज हो रही है, असूल क्या है, वो रियल हो, एग्जिस्ट कर रही हो एट टाइम, जिस टाइम पे सेल परचेज हो रही है, सेलर की ओनरशिप में, पोजेशन में हो। ऐसा नहीं है कि वो अगले साल उसको मिलनी हो, उसकी ओनरशिप भी उसकी हो और पोजेशन में। बाज़ औक़ात ओनरशिप होती है, पोजेशन नहीं है, बाज़ औक़ात पोजेशन होती है, ओनरशिप नहीं है। आपको पता है दोनों चीजें फर्क है। तो जो चीज सेल परचेज हो रही है मुराबा में, उसमें सेलर के पास ओनरशिप भी होनी चाहिए और पोजेशन भी होनी चाहिए। प्राइस और ड्यू डेट आपने फिक्स कर देनी है, प्राइस फिक्स होनी चाहिए, याद रखें, प्राइस चेंज नहीं हो सकती। और ये हमारे लिए बहुत अहम एलिमेंट है। प्राइस अगर बाद में चेंज हो गई ना, तो फिर वो हो सकता है सूद की शक्ल तैयार कर ले। सूद यही है ना, पहले प्राइस को एक दफा प्राइस फिक्स हो जाए, उसके बाद आपने उसके ऊपर 10 रुपए भी ऐड कर दिए ना, उस सूद में चला जाए। तो इसलिए चाहे हाई प्राइस चार्ज कर लें, लेकिन एक दफा प्राइस फिक्स हो गई, बाद में चेंज नहीं होनी। जबकि लोन जो सूद वाला सिस्टम होता है, उसमें क्या होता है कि हर महीने ऐड करते रहते हैं। इसमें क्वेश्चन नहीं आता है, नॉर्मल अगर सूदी निज़ाम हो, उसमें क्या होता है, आपने अगर डिले किया ना, तो आपको एक्स्ट्रा इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता है, पेनल्टी भी पे करनी पड़ती है, ऐसा ही है। लेकिन इस्लामिक सिस्टम में सोचें, अगर इन भाईजान ने टाइम पे इंस्टॉलमेंट पे नहीं की, क्या ये बैंक को एक्स्ट्रा अमाउंट पे करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों? अगर एक्स्ट्रा अमाउंट पे करेंगे, वो तो फिक्स नहीं रही, वो तो सूद हो गई। अब यहां पे थोड़ा सा मसला आ गया। अब क्या हो अगर इस बात का ये फायदा उठाए, इनको पता है इस्लामिक सिस्टम है, प्राइस एक दफा फिक्स हो गई ना, अब ये चेंज नहीं होगी, तो मैं 1 साल के बाद पेमेंट करने का वादा किया है, मैं 3 साल बाद कर देता हूँ, प्राइस तो सेम रहेगी। बैंक प्राइस बढ़ा ही नहीं सकता, क्योंकि बैंक प्राइस बढ़ाएगा तो वो सूद के खाते में आ जाएगी और वो गैर इस्लामी हो जाएगी। इनको डिफॉल्ट से डिस्करेज करने के लिए फिर एक असूल निकाला जाता है, क्या कि भाई अगर आपने डिफॉल्ट किया ना, आपने हमें कोई पैसे नहीं देने, लेकिन आप वादा करें कि आप 10 गरीबों को खाना खिलाएंगे अगर आपने 1 महीना इंस्टॉलमेंट डिले की। अब बताएं, क्या ये सूद है? ये सूद नहीं, ये बैंक को मिल ही नहीं रहा। लेकिन इनको डिफॉल्ट से डिस्करेज करने के लिए तो एक एफर्ट है। अब ये डिफॉल्ट नहीं, तो पता डिफॉल्ट किया ना, तो ये नेकी का काम करना पड़ जाना, ठीक है, इसमें पैसे भी खर्च होंगे जी। डिफॉल्ट में पेनल्टी पे करते हैं, लेकिन जो है इस्लामिक बैंक वो पेनल्टी नहीं ले सकते। वो पेनल्टी लेंगे तो वो प्राइस के ऊपर प्राइस का एलिमेंट आ जाएगा ना, वो तो सूद की डेफिनेशन में आ सकता है। इस्लामिक सिस्टम में याद रखिए, एक दफा प्राइस फिक्स हो गई ना सेल परचेज की, 1 रुपया इंक्रीज नहीं होना। हाँ, डिफॉल्ट किया है तो जो एसेट दिया है वो इसको जब्त कर ले, लेकिन देखिए वो एसेट बिक चुका है, वो इनकी ओनरशिप में चला गया है, वो नहीं कर सकते हम। वो ट्रेडिशनल जो बैंकिंग, कन्वेंशनल बैंकिंग होती है, उसमें बात रखी होती है। अब ओनरशिप ट्रांसफर हो गई ना, ये मैंने कोई रेंट पे थोड़ी दिया है, रेंट वाली ट्रांजैक्शन आगे आने वाली है। ट्रांजैक्शन किसकी है? सेल की ट्रांजैक्शन है, रेंट की ट्रांजैक्शन नहीं है, रेंट की ट्रांजैक्शन के बाद है। तो सेल के ट्रांजैक्शन में क्या होता है, आप ओनरशिप ट्रांसफर कर लेते हैं। तो जब मैंने इनको ओनरशिप ट्रांसफर कर दी, तो वो चीज इसकी होगी, क्या मैं वापस इनसे ले सकता हूँ? नहीं ले सकता। हाँ, वो अगर दोबारा देखिए, अगर वो एक्सटेंड करना चाहे बैंक, वो उसे कहना तो बिल्कुल दे सकता है। ये तो बल्कि अच्छी बात है। आपने किसी उधार लेना था, ड्यू डेट पे वो उधार नहीं दे सका, वो आपसे टाइम मांग रहा है, आप उसको मजीद टाइम दे दीजिए। बल्कि वो तो मैंने सुना है, अगर आपने किसी से उधार लेना हो और उसे 1 दिन एक्स्ट्रा दे दे, तो जितनी उधार की अमाउंट है उसके बराबर सदके का सवाब आपको मिल जाता है, उतनी अमाउंट के बराबर, ठीक है, और हर रोज मिलता रहेगा, ठीक है। तो उस सूरत में तो दिल में आएगा ना ही दे तो अच्छा है, ठीक है। लेकिन बहरहाल तो वो अच्छी बात है। लेकिन अगर दोनों पार्टीज आपस में एग्री कर लें, तो इसमें कोलैटरल भी कुछ होता है। देखिए, इसमें डिटेल है, अब हमारे सिलेबस में इतनी ज्यादा डिटेल नहीं है, ये मुझे थोड़ा सा ज्यादा इस वजह से पता है कि एक इस्लामिक बैंकिंग के इंटरनल ऑडिट पे कुछ टाइम मैंने गुजारा था, उस वजह, और उसमें मुझे ये मुराबा फाइनेंसिंग का एरिया दिया गया था, ठीक है। इस वजह से मुझे थोड़ा सा अंदाजा है, वरना इसमें और मजीद डिटेल चीजें हैं, वो हमारे स्कोप से बाहर चली जाएंगी, इसलिए मैं उनको डिस्कस नहीं कर रहा।
एब्सोल्यूट हो, कंडीशनल ना हो ये एग्रीमेंट, इफ ना हो। आपने लॉ में पढ़ा होगा कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट भी होते हैं, लेकिन वो कहता है नहीं इस्लाम में कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, ये एब्सोल्यूट होगा, कंफर्म। इसका इस्तेमाल क्या है, घर खरीदना हो, कार, बिजनेस फाइनेंसिंग के लिए ये टर्म्स यूज होते हैं। क्लियर हुए बात। इसके बाद एक अल्टरनेट है रेंटल बेस्ड, यह है इजारा, लीजिंग। लीजिंग में क्या होता है, इसमें भी उसी तरह बैंक एसेट बाय करता है, लेकिन बैंक ओनरशिप ट्रांसफर नहीं करता। मुराबा में क्या किया था, इसमें ओनरशिप ट्रांसफर नहीं करता, किराए पे दे देता है। क्या किराए पे दी जा सकती है प्रॉपर्टी इस्लाम में, किराए पे दे देता है। लेकिन याद रखें, अकाउंटिंग में आप पढ़ते होंगे, इस फाइनेंस लीज, ऑपरेटिंग लीज, दो तरह की लीज। लेकिन ये जो लीज है ना, अगर अब इजारा आप देखेंगे, ये ऑपरेटिंग लीज की तरह है। इसमें जो रिस्क एंड रिवार्ड, ओनरशिप लेजर के पास रहेगी, रिस्क एंड रिवार्ड किसके पास है, वो भी लेजर के पास। ये किस तरह की लीज में होता है, ऑपरेटिंग लीज में। अगर आपने एंड पे, लीज के एंड पे एसेट बेचना भी है ना, उसका अलग एग्रीमेंट करना पड़ेगा। लीज का एग्रीमेंट अलग होगा और बेचने का एग्रीमेंट अलग। नॉर्मल जो फाइनेंस लीज होती है उसमें बेचने का एग्रीमेंट भी साथ ही कर लिया जाता है कि एंड पे बायर के पास ऑप्शन होगी, वो अगर खरीदना चाहे तो खरीद सकता है। ये होती है ना, अकाउंटिंग में पढ़ते हैं, फाइनेंस लीज में ये ऑप्शन होती है। लेकिन यहाँ पे इस्लामिक प्रिंसिपल में ये कहते हैं कि जब लीज यानी किराए का जो पीरियड है 5 साल फॉर एग्जाम्पल खत्म होगा ना, तो वो जिसको लीज पे चीज दी गई थी खरीद सकता है उसको, लेकिन ये खरीदने का एग्रीमेंट अलग है, रेंट का एग्रीमेंट अलग, सेल का एग्रीमेंट अलग। ये बात समझ आ रही है, ये होगा। म्यूचुअल कंसेंट के साथ टर्मिनेशन कर सकते हैं। अच्छा मुझे बताएं, अब इजारा और कन्वेंशन, ये इजारा इज इक्वल टू, लिख ले, इज इक्वल टू नहीं है, इजारा इज लाइक ऑपरेटिंग लीज। ठीक है। अब अगर आपसे इजारा और कन्वेंशनल लीज में फर्क पूछा जाए, क्या फर्क है, ओनरशिप इजारा में किसके पास होती है, लेसर के पास। यहां पे कन्वेंशनल लीज में आप ब्रैकेट में लिख लीजिए फाइनेंस लीज, और इजारा के साथ ब्रैकेट में लिख दीजिए लाइक ऑपरेटिंग लीज। वो कंसेप्ट नहीं है लेकिन मिलता जुलता है। रिस्क इजारा फाइनेंसिंग में किसके पास होंगे, लेसर के पास, जिसके पास ओनरशिप है। और कन्वेंशनल में लेसर। सेल एंड लीज बैक कर सकते हैं इजारा, इधर कन्वेंशनल में तो कर सकते हैं, कॉमन प्रैक्टिस है, एक ही एग्रीमेंट में दोनों कर सकते हैं। सेल का एग्रीमेंट भी, लीज का एग्रीमेंट भी दोनों इकट्ठे कर सकते हैं कन्वेंशनल में। लेकिन इजारा में क्या होगा, अलग अलग होंगे। लेट पेमेंट के ऊपर कन्वेंशनल में जो लेट पेमेंट फीस होती है या डिफॉल्ट की फीस होती है, वो किसकी फीस है, किसकी इनकम है, लेसर की। लेकिन इजारा में क्या होता है, चैरिटी में जाती है। कुछ कुछ बात समझ आई। तो बेसिक क्या है हमारे, मुशारका, मुदारबा, इजारा। मुशारका, मुदारबा, मुराबा, इजारा, ये चार। फिर से बताइए कौन कौन से इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंसिंग, मुशारका, मुदारबा, मुराबा, इजारा। मुदारबा और मुराबा में फर्क है। सेल परचेज किस में होती है, मुराबा में, और पार्टनरशिप किस में होती है, मुदारबा में और मुशारका में। ये फर्क क्लियर रहेगा। चलिए, ये था हमारा आज का लेक्चर, यहाँ पे खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज।